11th क्लास के आरोह हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड प्रेमचंद्र जी का कहानी है। प्रेमचंद्र जी की कहानी है नमक का दरोगा। उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। जानकारी जितनी भी हो अच्छी है। कोई भी पुस्तक शब्दों का संघात होती है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि हम उनसे एक अर्थ पाते हैं। वो अर्थ जीवन का भी हो सकता है, वो अर्थ पुस्तक का भी हो सकता है, वो अर्थ कहानी से संबंधित हमारी परिस्थितियों का भी हो सकता है। कलाकार होने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को कसकर पकड़ें और अनुभव को स्मृति में, स्मृति को अभिव्यक्ति में और तत्व को रूप में डालें। कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बना देती है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यहाँ हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उनका मूल नाम धनपत राय है, साहित्यिक नाम प्रेमचंद है। जन्म 1880 है, 1880, लम्ही गांव है, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंडों में, गुप्त धन, कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। मृत्यु होती है सन 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। जिंदगी बहुत तकलीफ़ों में बीती प्रेमचंद्र जी की, और उसी तकलीफ़ों का ही एक कारण है कि उन्होंने कहानी में यथार्थवाद की नींव डाली कि जो भी है वो सच्चाई बहुत कड़वी होती है। जो भी है वो सच्चाई को दिखाना चाहिए कहानियों में। और इनका भी जो समय है वो 1936 जयशंकर प्रसाद के समय ही है, लेकिन दोनों राइटरों में बहुत व्यापक अंतर पाया जाता है, प्रेमचंद्र जी में और जयशंकर प्रसाद में। वो चीज़ों को साहित्य का तकाजा होता है कि बहुत हम कड़वी बातें भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद्र जी यथार्थवादी के राइटर हैं। मतलब जो भोगा हम उसे ही लिखेंगे, क्योंकि जो भोगा गया है वही शाश्वत होता है। वो आर्टिफिशियल किसी भी रूप में आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। वही जो भोगा है, जो यथार्थ है, वही शाश्वत है। उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जयशंकर प्रसाद के ही समय के ये राइटर हैं। साथ दोनों लोग, मित्रता थी दोनों लोगों में। देहावसान 6 महीने के अंतराल पे होता है। 6 महीने आगे पीछे, 6 महीने पहले प्रसाद जी चले जाते हैं, 6 महीने के बाद ये चले जाते हैं। लेकिन दोनों बड़े राइटर हैं हिंदी के। एक की मान्यता ये थी कि
चीज़ें यथार्थवाद कटु होता है, यथार्थ कटु होता है, लेकिन उतना कटु भी नहीं लिखा जाना चाहिए कहानियों में। और प्रेमचंद्र जी का था कि जो कटु है वही सत्य है, और सत्य जो होता है वो कटु ही होता है, उसे हम सजा नहीं सकते हैं, लेकिन वो शाश्वत होता है। जिंदगी में वही शाश्वत होता है, उसको सजावट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देख लेते हैं। प्रेमचंद्र जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य में इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। काल विभाजन प्रेमचंद्र जी को ही रख के किया जाता है। जैसे प्रेमचंद्र के पूर्व का युग, प्रेमचंद्र जी के पहले का युग और प्रेमचंद्र जी के बाद का युग जो कहानीकार हुए हैं। प्रेमचंदोत्तर युग या प्रेमचंद्र युग या प्रेमचंद्र के बाद का युग, यह प्रेमचंद्र के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई का एक सीमित न रखकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बात और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानियाँ तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थ के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद्र ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। गोदान उपन्यास, फूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में होता है। प्रेमचंद्र की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए
एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस प्रसंग के पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। प्रेमचंद्र ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी के साथ उन्होंने पेश किया है। किंतु प्रेमचंद्र इस संदेश पर इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देगा। मानव चरित्र पर हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। नमक का दरोगा। नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। चोरी छिपे लोग इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पटवागिरी और सर्वसम्मानित पद को छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी भाषा का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फराहा के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो,
उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी, तब से चल के खड़े हुए तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक के विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कल वार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। टू बी कंटिन्यूड।